हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। बात करें वैद्युत द्विध्रुव की, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या मतलब। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह एक सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब एक निकाय होता है। निकाय का मतलब है एक उपकरण होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई कंडक्टर होगा या फिर नॉन कंडक्टर मान लीजिए। नॉन कंडक्टर को यह कुचालक पदार्थ है। इस पे हमको करते क्या है, एक तरफ प्लस क्यू कूलाम का आवेश और एक तरफ माइनस क्यू कूलाम के आवेश को रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें आवेश रखे जाते हैं वह आवेश की जो प्रकृति होती है वह विपरीत पाई जाती है। मतलब एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन इनके जो परिणाम होते हैं वह सदैव बराबर पाए जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 5 माइक्रो कूलाम का आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको -5 माइक्रो कूलाम का रखना पड़ेगा। मतलब ये निकला कि यह जो मैग्नीट्यूड है, जो परिणाम है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, यह माइनस है तो यह प्लस होना चाहिए। ठीक है, यह प्लस है तो यह माइनस होना चाहिए। मतलब इनके जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक, और इनके जो परिणाम होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया कि यह एक ऐसा सिस्टम है, यह एक ऐसा निकाय है जिसपे समान आवेश, समान माने बराबर आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। अल्प दूरी का मतलब होता है कि बहुत कम ही दूरी पर इनको रखना है, इसीलिए इसको अल्प दूरी कहा जाता है। उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। एक बार और डिफिनीशन आप समझ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें दो आवेश समान प्रकार के परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे गए होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ आ रही बातें। अब वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। HCl, क्यों HCl ही होगा, क्योंकि H हमारा टूटता है प्लस में और Cl टूटता है माइनस में। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए H सिंगल प्लस और Cl सिंगल माइनस है, इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। इसी तरह NaCl, Na आपका टूटता है Na प्लस में, Cl माइनस में। टूटता कि नहीं टूटता है, सिंगल प्लस सिंगल माइनस। आवेश समान है परंतु इनके चिन्ह क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है, इसलिए इनको हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। अब आप H2SO4 को नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि H पे प्लस होता है और SO4 पे डबल माइनस होता। चिन्ह तो ठीक ठाक है लेकिन परिणाम अलग हो जा रहा है। यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, इसलिए आप इसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते हैं। तो बातें समझ आ रही हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। MgSO4 आपका हो सकता है, MgSO4 हो सकता है क्योंकि Mg पे डबल प्लस और SO4 पे डबल माइनस होता है। देखिए परिणाम समान है और चिन्ह इनके क्या है, विपरीत है, इसीलिए इनको हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। तो बातें समझ आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसपे बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे क्या होते हैं, रखे गए होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत द्विध्रुव। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे HCl, NaCl, MgSO4, ETC, ये सबके सब क्या है, इसके एग्जांपल है या इसका एग्जांपल नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं।
ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वही चीजें हैं, बस इसमें थोड़ा सा फार्मूला जनरेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस क्यू कूलाम माइनस क्यू कूलाम, एक दूसरे को हमको क्या रखना है? अल्प दूरी 2l पे पुट करना है। हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसमें उपस्थित आवेश में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l का जो गुणनफल होता है उसी को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं सीधा सा द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश, किसी भी एक आवेश को ले सकते हैं, आवेश गुणे अल्प दूरी। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं, P वेक्टर से, आवेश को Q से, गुणे अल्प दूरी तो 2l ही है। तो यहीं से हमारा डिफिनीशन भी बन जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव में रखे गए आवेशों में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। जो यह होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह आपका सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो जब सदिश राशि होगी तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी जो दिशा होती है, ध्यान दीजिएगा, दिशा जो होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। यानी P का जो डायरेक्शन होगा वह धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ होता है। तो जो दिशा होता है वह हमेशा धन आवेश से किधर होता है? ऋण आवेश के तरफ होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए किसी वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं आवेश के बाद दिशा की बात, इसकी मात्रक क्या होगा? तो जो मात्रक की हम बात करेंगे तो आप मात्रक देखेंगे तो Q का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। और इसका 2l बने लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कुल क्या हो जाएगा आपका? कूलाम इंटू मीटर। ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ठीक है। मात्रक के बाद बात करते हैं इसकी बीमा की। थोड़ा जीवन बीमा भी तो इसका कराना जरूरी है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो बीमा की बात कराएं तो कूलाम की बीमा कितनी होती है? 80 होती है। इंटू मीटर माने लंबाई होता है ना, लंबाई की बीमा क्या होती है? यल होती है। सबको एक साथ लेंगे तो क्या बन जाएगा? ATL। एटीएम मत कह देना तुम लोग, ATL। ये क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बातें करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आप मैग्नेट देखें, मैग्नेट में चुंबक देखें, चुंबक में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड समान होता है। यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगेगा तो यहाँ भी 5 न्यूटन का बल लगेगा। अंतर क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो सीधा सी बात है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग हम वैद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। समझ गए बातों को? यानी द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है।
एक बार और रिपीट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे रखे गए होते हैं। इसका एग्जाम्पल HCl, NaCl होता है। ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा किधर से होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है। बीमा क्या होता है? ATL होता है। बातें समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल लग दिया, वैद्युत द्विध्रुव प्लस और माइनस, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। अरे चुंबक रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है ना। उसी तरह वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं तो इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसी की हमको गणना करनी है। इसके लिए दो कंडीशन, एक तो इसके समांतर होगा और एक क्या होगा? इसके लंबवत होगा। ठीक है। तो समांतर वाला जो होता है इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है। और जो लंबवत होता है इसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल अक्षीय, फिर पढ़ेंगे निरक्षीय। ठीक है। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो कंडीशन है। हमने पहले ही बताया, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। देखिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। इसको रखा गया है तो अक्षीय का मतलब हो गया x अक्ष पे। तो x अक्ष पे हमने क्या किया? कोई बिंदु P लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? P लिया हुआ है। ठीक है। यहीं पे हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक है। तो जब यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लस Q कूलम के द्वारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर माइनस Q कूलम आवेश के द्वारा भी तो उत्पन्न होगा। ठीक। पहले इस फिगर के बारे में समझ लेते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई हमेशा अल्प दूरी 2l होती है। इसके मध्य बिंदु O से इस बिंदु P तक के बीच की दूरी हमने ले ली है R। क्या ली हुई है? R। टोटल दूरी 2l है तो आधी दूरी कितनी होगी? यह जाहिर सी बात है, 2l का आधा l होता है, यह इतना आधा कितना हो जाएगा? l। यह भी कितना होगा? तब l ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये बताइए आप, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी? अरे भाई यहां से यहां तक R है तो इसकी ये जो बीच की दूरी यहां से होगी, R में से इसे l को घटा देंगे तो हो जाएगा R माइनस l। ये दूरी इतनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी? अरे भाई ये टोटल दूरी 2l है, यह इतनी दूरी l है, तो l अब प्लस यहां से आगे का R, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? l प्लस R। देखिए यहां तक आपका R है और ये इतना l है, तो दोनों जोड़ देंगे तो R प्लस l हो जाएगा। यहां तक R है, इतना लेना है तो क्या करेंगे? टोटल में से इतना काट के निकाल देंगे तो आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? हमने सारी चीजों को लिख दिया है। अब P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है, पहले इसकी दिशा पता कर लेते हैं। प्लस Q कूलम के द्वारा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह किधर उत्पन्न होगा? इसका नाम भी तो देना पड़ेगा, A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका P। बताइए बाहर की ओर उत्पन्न होगा कि अंदर की ओर उत्पन्न होगा? जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया गया तो वहां समझाया गया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च आवेश से निम्न आवेश के तरफ होता है। मतलब Q से P के तरफ होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यह उच्च है, यह निम्न है ना, तो यह हो जाएगा आपका E1।
जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप हल नहीं कर सकते। इतनी बातें समझ में रखिएगा, ठीक। ये तो हो गया प्लस क्यू कूलाम के द्वारा। अब माइनस क्यू कूलाम के द्वारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा, तो ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यह उच्च हो गया, और माइनस क्यू यह निम्न हो गया, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ, यानी यहाँ की जो दिशा चली जाएगी इधर चली जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। सबसे पहले आपको E1 पता करना पड़ेगा, फिर E2 पता करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं ये तो सब मालूम ही होगा ना। नहीं मालूम है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, ठीक। और फर्स्ट ईयर में आप ध्यान रखिएगा सदिश का जोड़ घटाना पढ़े हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू कूलाम के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या लिखे हैं, E1 लिखे हैं इसके द्वारा ना, तो यहाँ लिखेंगे E1। आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर पढ़े हैं। तो R का मतलब इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए, तो इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है, R माइनस यल, तो क्या लिखेंगे R माइनस यल का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत। दिशा क्या है, यहाँ पर दिशा हमारा क्या है, B से P की तरफ, तो यहाँ पे लिख देंगे B से P की ओर। दिशा को लिखना बहुत जरूरी है, समझ गए। B से किधर है, P की ओर, तभी तो बाहर दिखाया गया है, ठीक। अब इसी तरह क्या लिखेंगे, माइनस क्यू कूलाम आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके द्वारा निकालेंगे, जब इसके द्वारा निकालेंगे तो इसका नाम क्या दिया गया था, E2 दिया गया है। अरे इसके द्वारा यहाँ पर E2 ही तो निकाला गया है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत। ये Q है तो Q अपान यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, L प्लस R है, L प्लस R का स्क्वायर। कोई डाउट। इसकी दिशा आप क्या लिखेंगे, क्या है, P से A की तरफ है, तो P से A की ओर। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं हमसे, कुछ भी ना समझ आए इसमें तो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। अब हमको बिंदु P पर निकालना है, तो यह तो होगा आपका कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक। थोड़ा सा हम आपको इसको अलग करके समझा देते हैं, ठीक ना, उसके बाद एकजुट लिखेंगे। इस फिगर को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहां समझिए थोड़ा सा। यहां इधर है E2, इधर है E1, और ये आपका पॉइंट है P, ठीक। ये दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को जब दो राशियां होती है तो उनको जोड़ करके एक बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमको क्या खींचना पड़ता है, इसके बीच से परिणामी E खींचना पड़ता है। खींचना पड़ता है कि नहीं खींचना पड़ता है, पड़ता है। अब आपको इस E की वैल्यू पता करनी है, यही E आपका क्या होगा, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। तो आप याद कीजिए वेक्टर वाले में पढ़े हैं परिणामी कैसे निकाला जाता है। अगर वहां नहीं पढ़े हैं तो हम आपको कई बार कूलाम के नियम में सवाल लगवाए हैं, वहां भी बता चुके हैं। यानी आपको E की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे E बराबर, ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा हम आपको वेक्टर से बता देते हैं, R बराबर अंडर रूट पढ़े होंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। सेम वही काम यहाँ करना है। R न लिख के E है तो क्या लिखेंगे, E बराबर अंडर रूट
E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे। ठीक, अब बात करें अगर इस थीटा की, तो थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल होता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है यहाँ पे कितना है, एक इधर जा रहा है एक दूसरे साइड जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बातें समझ में आ रही हैं? आप 180 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है ना। तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, तो माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा 2E1 E2 cos 180 अंश की जो वैल्यू होती है, cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब ये देखिए बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बना ना। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। होल स्क्वायर तो कड़ी खत्म, ई बराबर आपका सीधे सीधे आएगा E1 माइनस E2। बातें समझ में आ रही हैं? यानी आपका कुल वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर हो जाएगा E1 माइनस E2। समझ में आ रहा है? यह इतनी चीजें आपको समझाने के लिए हम किए हैं, जबकि यह आपको लिखना नहीं है। आप अगर समझना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आया रिजल्ट, E1 माइनस E2। यही आया है ना, इरेज करना। E1 माइनस E2, चलिए पुट करते हैं। E बराबर E1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L, देखिए आया था यही का स्क्वायर, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, यही आया था। आया था या नहीं आया था? आया था ना। बातें समझ में आ रही हैं? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q दोनों में मैच कर रहा है, इसको कॉमन ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। कोई डाउट? थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R प्लस L का यह होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे का नीचे ही मल्टीप्लाई, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है तो माइनस लगाकर फिर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
नीचे देखिए, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों को एक में कर लेते हैं, आर माइनस यल और आर प्लस यल, टोटल पे होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं, क्या जाता है। कोई डाउट? ई वेक्टर बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर यल स्क्वायर 2r यल। यहाँ आइए, प्लस माइनस मिलके माइनस आर स्क्वायर, प्लस माइनस मिलके माइनस यल स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस 2r अपान, नीचे आइए, यह देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या फार्मूला बनेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल। ई वेक्टर बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए 2r कितना आ जाएगा, 4r आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई वेक्टर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q4QR एक में गुणा कर देंगे अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेक्टर P बराबर होता है 2Q इंटू 2L। ये तो आप पढ़े ही हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो देखिए 4 में से 2 ले लेंगे और L ले लेंगे तो 2L बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, समझाने के लिए। देखिए 4 में से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ L कर लेते हैं, 2L हो गया इंटू R इंटू Q। अच्छी बातें हैं, Q इसके बगल में कर लीजिए, R को बगल में, मल्टीप्लाई में है सब, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए 2LQ इन दोनों की जगह हम आसानी से क्या भर सकते हैं, P लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते हैं तो चलिए लिख देखते हैं हम। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 2, यहां भर देंगे P वेक्टर इंटू R 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है ना। अब थोड़ा सा दिक्कत अभी आ गया, हम लिखेंगे चूंकि ये देखिए R इतना बड़ा है और यल क्या है, केवल इतना बड़ा है, और वह अभी जो 2L है वह अल्प है, अल्प माने बहुत छोटा है, ठीक है। और उस छोटे का भी हम आधा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, इसमें से 5 रुपया निकाल दिए तो लगभग नहीं के बराबर निकाले। अब हम कहेंगे आधा कर दो इसका, तो आधा करेंगे 2 10 5 हो गया, ये तो लगभग नहीं के बराबर निकाल दिए। मतलब हम कह सकते हैं आर की अपेक्षा जो यल है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा माने नगण्य है, जिसका कोई गणना बहुत कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा सा बात कह सकते हैं आर इज वेरी ग्रेटर किससे, एल से, यानी आर की वैल्यू एल की अपेक्षा क्या है, बहुत ही बड़ी है, ठीक। और जब बड़ी है तो इस कंडीशन में एल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। पी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2p इंटू आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर पर स्क्वायर, मतलब इसको हमने छोड़ दिया, खत्म कर दिया। 2p वेक्टर आर 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। आर पे कितना हो जाएगा, पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल। समझ आ रही है बातें कि नहीं समझ में आ रही हैं? तो आपका लास्ट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट आ गया, ई वेक्टर बराबर 2p वेक्टर अपान
4 पाई एप्सिलॉन 0 r पर क्यूब। यही हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। किस कंडीशन में, अक्षीय स्थिति में। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब होता है। p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी वैल्यू होती है 2ql या फिर q × 2l। r क्या है, मध्य बिंदु से जहां भी जिस बिंदु तक निकालना वहां तक की दूरी है। ठीक, बातें समझ में आ गई। तो समाप्त करते हैं। जो निरक्षीय स्थिति है उसके बारे में कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।